एक जो सबसे बड़ा इशू आता है नॉर्मली रिलेशनशिप में, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो है हाँ। कि अगर हम समझ नहीं पाए कि मेरे पार्टनर क्या कैपेबल है किन चीज़ों को देने के लिए, और क्या मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ, तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़नी चालू हो जाती है। फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट। आप अपना गुस्सा, अगर अपना बॉस का गुस्सा अपनी वाइफ पर निकाल रहे हो, मतलब आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तभी ना गुस्सा वहाँ नहीं निकाल रहे हो। ट्रू। अगर आप उनको सुपीरियर समझ रहे हो तभी आप वहाँ बोल नहीं पा रहे हो कुछ, और अपनी वाइफ को आप इन्फीरियर समझ रहे हो तभी आप वहाँ गुस्सा निकाल रहे हो। अगर इक्वल होता दोनों तो आप गुस्सा नहीं फ्लो करता इधर से उधर। हेलो एवरीवन, मैं हूँ आकांक्षा। दृष्टि टॉक पॉडकास्ट के नए एपिसोड में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। पहले हम कहते होते थे कि चीज़ें फ्रेजाइल हैं, बट अब क्या होता जा रहा है, रिलेशनशिप फ्रेजाइल होते जा रहे हैं। आज हम पॉडकास्ट में यही डिस्कस करने वाले हैं। बहुत सारे रिलेशनशिप इश्यूज़ के बारे में बात करेंगे कि क्यों इतने ज़्यादा डिवोर्स रेट हाई हो रहे हैं, कैसे हम बॉन्डिंग इंक्रीज करें कपल के बीच में, एंड मेनी अदर रिलेशनशिप इश्यूज़। आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ है शिवम, जो कि एक सर्टिफाइड इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ कोच है, एंड ही इज़ अ author of two popular self-help books, and he is an ex-aerospace engineer and researcher. So firstly, I would like to welcome you, Shivam. Thank you for sparing your valuable time and to be a part of this podcast. Thank you so much for having me. Really excited to be here. So सबसे पहले शिवम, हम जैसे अब बहुत सारे पोर्टल्स आ गए हैं, जैसे शादी.com, टिंडर एंड सो मेनी अदर पोर्टल्स। सो पोर्टल्स के इंक्रीज होने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस भी हो गए हैं हर किसी के पास। तो ऐसे में हम एक अपना लाइफ पार्टनर या पार्टनर कैसे चूज करें? आई थिंक प्रोसेस वही है, प्रोसेस डजंट चेंज, बस हमारे पास ऑप्शंस बढ़ जाते हैं। जी। बट आइडियली स्पीकिंग ऑप्शंस बढ़ जाते हैं ऑन पेपर, बट टेक्निकली ऑप्शंस वही रह जाते हैं जितने एक्चुअली में सही थे पहले भी। फॉर एग्जांपल, आज से 15-20 साल पहले अगर आप किसी से बात करना चाहते थे तो आपको कॉन्फिडेंस चाहिए होता था बात करने के लिए, राइट? कि टू जस्ट गो आउट एंड स्पीक टू समवन, यू नीड कॉन्फिडेंस, अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस। आज आफ्टर 15 इयर्स इंस्टाग्राम है, सोशल मीडिया है, बहुत सारे डेटिंग एप्स है, बस एक डीएम करना है। इस डीएम करने में कॉन्फिडेंस नहीं चाहिए। डीएम करने में बस यू कैन, एनीवन कैन डू दैट, राइट? एंड करेज हो नहीं हो, कॉन्फिडेंस हो नहीं हो, सच में चाहिए रिलेशनशिप, नहीं चाहिए रिलेशनशिप, नहीं फर्क पड़ता। एनीवन कैन मैसेज एनीवन एंड एनीवन कैन बी अ पार्ट ऑफ एनी रिलेशनशिप, जो भी चाहते हैं उस तरीके से। तो प्रॉब्लम बस ये हो गई आज के डेट पे कि ऑप्शंस लोगों के दिमाग में बहुत खुल गए। जी। तो हम प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम समझ नहीं पा रहे कि कौन ऑप्शन जो मेरे सामने आ रहे कितना सही है, कितना गलत है। इट्स लाइक द होल थिंग अबाउट Amazon, फ्लिपकार्ट, हर एक जो शॉपिंग एप्लीकेशंस भी होते हैं, कि हम जब बात करते हैं इस तरीके से कि आपके पास आज के डेट पे ऑप्शंस 1000 एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट को लेने के लिए, जी, राइट? लेकिन क्या सही है क्या गलत आप कैसे ऑब्जर्व करते हो? मे बी थ्रू रिव्यूज। आप Amazon पे सर्च करोगे, रिव्यूज जिसके अच्छे उस अकॉर्डिंगली जज करोगे। प्रॉब्लम से ये होता है कि इंसानों में रिव्यूज नहीं आते तो हम नहीं जज कर पाते कौन सही कौन गलत है। बट दिस इज द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट। प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत ज्यादा है और हम समझ नहीं पा रहे कौन सही कौन गलत इंसान हमारे लिए। तो हम चीज़ों को बहुत लेट समझते हैं, जिसका हम हर्ट हो जाते हैं, हर्ट का ट्रॉमा आता है, उस अकॉर्डिंगली फिर हम और पीछे हटने लग जाते हैं। तो ये पर्टिकुलर जो प्रोसेस है ना, इस बारे में और डिटेल में हम डिस्कस करेंगे थ्रू द पॉडकास्ट एज वेल कि कैसे मैनेज करना है। बट दिस इज द प्रॉब्लम कि जो गैप है बहुत बड़ा रिगार्डिंग हाउ मेनी पीपल आर अवेलेबल फॉर यू वर्सेस हु इज राइट फॉर यू। ये जो गैप है ना, इसको फुलफिल अगर हम कर पाए, समझ पाए, तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो हम इस एक नॉइज पे फोकस नहीं करके जो सच में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है मेरे लिए उस पर कंसिडर करेंगे, रादर देन जस्ट फोकसिंग ऑन द एंटायर नॉइज। बिकॉज वही सोचो कि अगर आपको ट्रैवल भी करना है, कुछ Amazon पे शॉपिंग करना है और आप कंफ्यूज हो कि मुझे क्या लेना है, आप नोटिस करोगे कि आप फंस जाओगे इस लूप में, क्या सही क्या नहीं, क्या सही है, क्या गलत है क्या गलत नहीं है, एंड आप दिन भर अपना वेस्ट कर दोगे थ्रू दिस पर्टिकुलर थिंग कि मुझे लेना है या नहीं लेना है। ट्रू। सेम थिंग गोज विद पीपल इन रिलेशनशिप्स एज वेल। तो हमें वो क्रिटिकल पॉइंट को ऑब्जर्व मिनिमाइज करना जरूरी है कि कितना आपके पास ऑप्शंस अवेलेबल है वर्सेस कौन सही है आपके लिए। इसको अगर मिनिमाइज कर पाए तो ऑटोमेटिकली चीजें आसान हो जाएंगी हमारे लिए। सो रिलेशनशिप में इट्स वेरी कॉमन मिसअंडरस्टैंडिंग, कोई फाइट हो गई, दैट इज़ वेरी कॉमन। बट क्या ऐसे जो कपल है, क्या कॉमन चैलेंजेस अब आजकल फेस कर रहे हैं? एक जो सबसे बड़ा इशू आता है नॉर्मली रिलेशनशिप में, ये लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड लैक ऑफ कम्युनिकेशन। ये तो है हाँ। कि अगर हम समझ नहीं पाए कि मेरे पार्टनर
मेरे क्या केपेबल है किन चीज़ों को देने के लिए और क्या मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ उस पर्टिकुलर पार्टनर के साथ, तो वहाँ मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़नी चालू हो जाती है। एंड अगेन लैक ऑफ कम्युनिकेशन, बिकॉज लोग बात तो कर रहे होते हैं बट किस तरीके से बात कर रहे होते हैं वो बहुत बड़ा इशू है, राइट? बात करना इज नॉट द ओनली सोल्यूशन, यू नीड टू बी ऑल्सो बी अवेयर ऑफ कि आप बात कैसे कर रहे हो, जी आप किस इमोशंस के थ्रू बात कर रहे हो, या नॉर्मली बात कर रहे हो, या गुस्से में बात कर रहे हो, या सैडनेस में बात कर रहे हो, हर एक अपना रोल हो जाता है, दैट इम्पैक्ट्स हाउ यू स्पीक एज वेल। आई थिंक ये दो चीजें, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग टुवर्ड्स व्हाट यू वांट versus what the person is actually able to give you, and also how you communicate with the partner. इस गैप को समझना बहुत जरूरी है कि क्या चीजें एक्चुअली में एग्जिस्ट कर रही है, गैप एग्जिस्ट कर रहा है, हम कैसे उस चीज को फुलफिल करें। सो आजकल डाइवोर्स रेट इतना इंक्रीज होता जा रहा है, मतलब ऐसे लगता है कि ट्रेंड ही बन गया है। सो इसके ऊपर आप क्या बोलना चाहेंगे कि मतलब कि कपल्स वर्कआउट नहीं करना चाहते रिलेशनशिप, वो चांस नहीं देते, या कैसे, मतलब कि हम क्या स्ट्रैटेजीज अपनाएं, क्या कोई आप टिप्स देना चाहेंगे एज अ कोच, लाइफ कोच, कि ये डाइवोर्स की नौबत ही ना आए? आई थिंक ये सबसे बड़ी चीज़ ना, प्रॉब्लम है दो तरीके से चीज़ों में हैंडल जो हम कर रहे हैं। लोगों की एक्सपेक्टेशंस अबाउट रिलेशनशिप्स एंड लव बहुत डिफरेंट है, एंड ये पहले भी वही चीज़ें थी, जैसे आज के डेट हम बोलते हैं डिवोर्स रेट बढ़ गए, इसका मतलब ये नहीं है कि डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स बढ़ गए, इसका मतलब ये है कि लोग करेज या करेजियस है एक स्टैंड लेने के लिए खुद के लिए। पहले के जमाने में भी डिसफंक्शनल रिलेशनशिप्स होते थे, बस लोगों को करेज नहीं था, और लोग जिंदगी बिता देते थे नाराज होकर, डिप्रेशन में, सैडनेस में, एंजाइटी में, फ्रस्ट्रेटेड होकर कट जाती थी जिंदगी, इवेंचुअली मर भी जाते थे, बट प्रॉब्लम्स तो तब भी थे। इट इज जस्ट कि लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटी है वो डिवोर्स लेने का। बट हाँ, ये जरूर प्रॉब्लम है यहाँ की, काफी बार ये भी आ जाता है लोगों के साथ कि ऑप्शंस जब ज्यादा खुल जाते हैं तो लोगों को लगता है कि ये नहीं है, शायद और कोई बेटर मिल जाएगा, तो वो जो चांसेस ऑफ पुशिंग योरसेल्फ हार्डर वो बढ़ जाता है कि चलो कोई नहीं, ये नहीं होगा, मे बी दिस पर्सन इज रॉन्ग, दिस पर्सन कंप्लीटली रॉन्ग, ये पर्सन ने बहुत गलत किया मेरे साथ, अगला पर्सन तो मुझे बहुत अच्छे से ट्रीट करने वाला है। ये भी थॉट जरूरी है कि हम, यस, आपके पास ऑप्शन है, आपके पास करेज, आपके पास चॉइस है अपने लिए स्टैंड लेने का, दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट इज राइट, बट साथ ही साथ ये भी समझना कि हर एक रिलेशनशिप के अपने स्ट्रगल्स होंगे, नो मैटर हु यू मीट, स्ट्रगल्स होंगे, इश्यूज आएंगे, डिफरेंसेस होंगे, कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे, सब कुछ होगा। तो आप एक चीज से भाग के, जस्ट इस कॉन्फ्लिक्ट से भाग के दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में भागना इज नेवर द सॉल्यूशन। तो कॉन्फ्लिक्ट हैंडलिंग स्किल्स बहुत जरूरी है, जो कि अगेन कम हो रहा है बिकॉज लोग के पास समय नहीं है, या लोगों के पास अगेन ऑप्शंस बहुत ज्यादा है टू थिंक, अपना दिमाग डाइवर्ट करने के। नॉट ओनली ऑप्शंस, आई एम सेइंग इन द टर्म्स ऑफ पीपल, डेटिंग एप्स को भी साइड छोड़ देते हैं, ऑप्शंस इन द सेंस ऑफ वॉचिंग समथिंग ऑन इंस्टाग्राम, ऑप्शन इन द सेंस ऑफ डूइंग समथिंग जिससे आपका दिमाग डाइवर्ट हो जाए। इट्स एज सिंपल एज दैट ना, कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप परेशान हो, आप बॉदर्ड हो, आपने फटाफट मोबाइल फोन निकाल लिया, अपने दिमाग को रिलैक्स पोजीशन में डाल दिया, कोई एक सीरीज ओपन कर दिया, सीरीज देखने बैठ गए, ट्रैवल चले गए, घूमने चले गए, ये कर लिया, वो कर लिया, पार्टी कर लिया, हजार चीजें आपके पास दिमाग को डाइवर्ट करने के लिए। तो समवेयर हम खुद को क्या सिखा रहे हैं, कॉन्फ्लिक्ट होता है तो कॉन्फ्लिक्ट से भागना इज ईजियर, बिकॉज ऑप्शन हमारे पास बहुत है भागने के लिए, राइट? लेकिन जब भाग रहे हो तो प्रॉब्लम तो सॉल्व नहीं हो रही है, एब्सोल्युटली प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो तो चीजें इतनी बढ़ जा रही है इवेंचुअली कि इट बिकम सच बिग कि डिवोर्स की बात आ जा रही है। जी। पहले भी ये होता था, लेकिन पहले ये होता था एटलीस्ट ना कि आप लड़ भी लोगे तो कहाँ जाओगे, क्या ही कर लोगे, क्या ही कर लोगे, आपके पास टीवी बहुत बड़ी बात है, टीवी भी बहुत लोगों के पास, कम लोगों के पास होती थी, तो इवेंचुअली यू हैड टू टॉक इट आउट, बात तो करनी पड़ती थी। नहीं भी करते तो आपके पास फैमिली मेंबर्स है जिनके साथ आप एटलीस्ट शेयर कर लो, वेंट आउट कर लो, डिस्कस कर लो, वर्कआउट कर लो। आई एम नॉट सेइंग उनके हमेशा फंक्शनल ही होता था, उनके अपने इश्यूज थे, बट हाँ एटलीस्ट ये था कि लोगों के पास ऑप्शन था बात करने का, वर्कआउट करने का। आज भागने के बहुत ज्यादा ऑप्शंस है। नहीं, बट जैसे कहीं ऐसे सुनने में आता है, सी अगेन मैं यहाँ पे वो नहीं कर रही हूँ कि किसी का ऑडासिटी हमें नहीं पता रिलेशनशिप की, बट ऐसे होता है कि 2 महीने में ही डिवोर्स हो रहे हैं, तो मतलब इसमें आपको ये नहीं लगता है कि बहुत हमने जल्दी कर दी, या मतलब हमें टाइम देना चाहिए था रिलेशनशिप को? आई एम नॉट टॉकिंग कि चलो जहाँ पे डोमेस्टिक अब्यूज हो रहा है या कुछ हो रहा है, सी वो हम इस केस में हम नहीं लाना चाहेंगे, बट व्हेन इट कम्स टू कि जैसे वो मिसअंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो वो जब साथ में रहेंगे तो होएगा ही। बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें कैसे आप मतलब सजेस्ट करेंगे कि एज इन की टाइम देना चाहिए या कैसे? टाइम तो देना चाहिए, ऑब्वियसली टाइम तो देना चाहिए, बिकॉज आप अगर रिलेशनशिप में हो तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आप दूसरा इंसान बिल्कुल आपकी तरह सोचेगा या लाइफ जीने का तरीका सेम होने वाला, बिकॉज यू आर मैरिंग अ डिफरेंट इंडिविजुअल। जब डिफरेंट इंडिविजुअल है तो उसके सोचने का तरीका, जीने का तरीका, सब कुछ करने का तरीका बहुत डिफरेंट होगा आपसे। तो आपको समय खुद को भी देना चाहिए, उसे भी देना चाहिए कि आप दोनों मिड पॉइंट पे आ सको, वर्कआउट कर सको।
बट हाँ 2 महीने वाली बात है कि हाँ बहुत सारे कपल्स, बहुत सारे रिलेशनशिप्स बहुत जल्दी भी एंड हो जाते हैं। डिपेंड्स ऑन द पर्सन टू पर्सन। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपने कहा कि मान लो बहुत एक्सट्रीम वाली चीजें हो गई, तो अगर आप देखा जाए, अगर जनरली हम बात करें ना कि सबसे इश्यूज कहाँ आते हैं आज की डेट पे, इट इज लेस ऑफ डोमेस्टिक अब्यूज एंड मोर ऑफ इन लॉज का इम्पैक्ट, जो बहुत कॉमनली है। बिकॉज सी वही हो रहा है ना कि आप एज अ मैन और एज अ वुमेन बोथ आर इंडिपेंडेंट, बोथ आर वर्किंग, बोथ आर अर्निंग। जब दोनों अपने अपने लेवल पे इंडिपेंडेंट है फाइनेंशियली या अलग अलग लेवल्स पे, तो हर इंसान अपने तरीके से जिंदगी बिताना चाहता है। बट सडनली जब शादी होती है तो समवेयर कहीं ना कहीं एक बर्डन सा आ जाता है। नॉट एवरीवन, कहीं कहीं आ जाता है वो चीज़ कि इन लॉज का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट आना चालू हो जाता है, जो कि हैंडल अगर ना किया जाए तो एक वुमेन के लिए बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है कि यार आई एम एन इंडिपेंडेंट पर्सन, आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट, व्हाई इज समवन कॉन्स्टेंटली बॉदरिंग मी अबाउट सर्टेन स्मॉल थिंग्स। तो वहां से इशू चालू हो जाता है, स्पेशली जब हस्बैंड उसके लिए ओनरशिप ना ले पाए, स्टैंड ना ले पाए, तो चीज़ें और बढ़ जाती है। तो ये भी बहुत बड़ा रीजन है आज के नहीं। तो फिर अब कैसे, मतलब आप ये बोलना चाहते हो कि फिर एक कपल को, हस्बैंड वाइफ को, न्यूली वेड को अलग रहना चाहिए, मतलब डिपेंड। आई थिंक ये चीज़ ऐसी चीज़ है ना जो हमेशा पर्सन टू पर्सन डिपेंडेंट होगा। आप कहाँ पर कंफर्टेबल हो, किस चीज़ के लिए कंफर्टेबल हो। अगर आपको लगता है कि ऐसी चीज़ है कि आप नहीं रह पाओगे एज अ कलेक्टिव सेटअप, अब बात करो इस बारे में, डिस्कस करो, वर्कआउट करो, टेक अ डिसीजन अकॉर्डिंग टू दोज पर्टिकुलर वैल्यूज इनिशियली। बाद में जाकर आपके लिए कुछ भी बोलना बहुत डिफरेंट होने वाला है ऑब्वियसली। या अगर हम रह भी रहे इन लॉज के साथ, तो इन लॉज की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ड्यूटी बनती है कि दे गिव अ कंड्यूसिव एनवायरनमेंट टू द वुमेन, एंड वुमेन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि समय दे इसको थोड़ा बिल्ड करने के लिए, चेंज होने के लिए, वर्कआउट करने के लिए। मोस्ट ऑफ द केसेस में एक्चुअली अगर हम जनरली अगर बिल्कुल लॉजिकल लेवल पे बात करें ना, तो कपल को एक्चुअली में अगर खुद का स्पेस मिलता है अपार्ट फ्रॉम द इन लॉज, तो वो सच में ज्यादा जल्दी ब्लूम करते हैं। वाइज तो रिसर्च ऐसा डिक्टेट करता है कि जब आप एज अ कपल सोचो, नोटिस करो कि एज अ वुमेन इफ यू गेट मैरिड टू समवन और आप इन लॉज के साथ रह रहे हो, किसी फैमिली, इन लॉज भी छोड़ दो, किसी फ्रेंड के साथ ही रह रहे हो, कोई भी आपके घर में आपके अलावा कोई और भी रह रहा है, तो कोई बुरा भी नहीं, बहुत अच्छे इंसान है वो लोग, बहुत अच्छे इन लॉज है, बहुत अच्छे फ्रेंड्स है, बहुत अच्छे फैमिली मेंबर्स है, लेकिन समवेयर आपका ध्यान थोड़ा तो डिविएट होगा ना कि मुझे उनको भी खुश रखना है, उनको भी प्लीज करना है। तो समवेयर आपको जो कि अगर मुझे उनको मतलब अपने हस्बैंड को टाइम देना, तो मुझे होगा कि मुझे थोड़ा सा वहां भी देना है। और अगर इन लॉज है तो और ज्यादा बढ़ जाएगा, बिकॉज इन लॉज को खुश रखना बहुत जरूरी हो जाएगा इवेंचुअली। तो समवेयर जो रिलेशनशिप में कपल को बॉन्ड बनाने का जो वक्त मिलता है ना, वो कम होता जाएगा। तो एज अ कपल आप खुद को कब डिस्कवर करोगे? 1-3-4 साल होंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, 2-3 साल होंगे, आपके बच्चे हो जाएंगे, तो ऑलरेडी वो 2-3 साल तो आप कहीं और बिजी हो गए थे, फिर बच्चे हो गए तो ऑलरेडी आपका टाइम कम हो गया, बिकॉज बच्चे पर ज्यादा फोकस आने वाला है। तो ये भी पॉइंट आता है समवेयर कि हाउ दिस पर्टिकुलर थिंग वर्क्स आउट, बट अगेन डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन। एग्जैक्टली, अगर दो पर्सन हैंडल कर लेते हैं इस चीज को बहुत ही बेटर तरीके से, तो चीजें आसान हो जाती है। लेकिन हाँ, अगर वहाँ पे वो बॉन्ड मतलब एज इन कि वो कपल के ऊपर डिपेंड करे, कपल पर डिपेंडेंट है कि वो कैसे चीजों को हैंडल करे, कैसे वो कम्युनिकेट करे, कैसे डिफरेंसेस को एनालाइज कर रहे हैं। बहुत केसेस में ऐसा हो रहा है ना कि दे आर नॉट एबल टू मैनेज द डिफरेंसेस वेल, तो जब थोड़े से डिफरेंसेस आते हैं तो दोनों लड़ने लग जाते हैं कि ये गलत है, ये सही है। और जब आप लड़ने लग जाओ कि ये सही और ये गलत है, तो ऑटोमेटिकली इम्पैक्ट भी, बातें, चीत और हर कुछ तरीका बहुत अगली होने चालू हो जाता है। यस। सो जैसे रिलेशनशिप जैसे जब खराब होने लग जाता है, अब खराब ही हो गया है, तो फिर हर कोई ये सोचता है कि लेट्स गो फॉर अ थेरेपी, बी इट इंडिविजुअल थेरेपी या कपल थेरेपी। सो एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस लाइफ कोच, तो आपको क्या लगता है ये थेरेपी सच में वर्क करती है या इट जस्ट अ वेस्टेड ऑफ टाइम कि चलो थोड़ा सा टाइम दे दिया हमने? नहीं, इट डेफिनेटली वर्क्स, इट वर्क्स लाइक वंडर, गिवन द फैक्ट आप रेडी हो कुछ चेंजेस लाने के लिए अपने लाइफ में भी। बिकॉज क्या होता है ना कि जैसे अगर मैं आप एक तरीके से जिंदगी को देखने का कोशिश कर रहा हूँ और आप भी एक तरीके से जिंदगी को देख रहे हो, तो हम दोनों का तरीका हमारे लिए सही ही है ना, मैं गलत हूँ ना आप गलत हो। लेकिन ये समझ पाना कि मैं अगर कुछ देख रहा हूँ और आप कुछ नहीं देख पा रहे हो, इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत हो गए हो। सेम चीज की अगर मैं कुछ नहीं देख पा रहा हूँ, इसका मतलब मैं गलत नहीं हूँ। Exactly. तो आई थिंक थेरेपी में आपको एटलीस्ट पर्सपेक्टिव मिलता है एक बिगर पिक्चर भी देखने का। हम जनरली काफी फोकस करके जूम इन करके देखते हैं कि व्हाट इज गोइंग। एग्जैक्टली, बिल्कुल अंदर डेप्थ में चले जाते हैं। जब थेरेपी में आप जाते हो तो आप जूम आउट करके देखते हो चीजों को। जब जूम आउट करके देखते हो तो आपको दिखता है कि जितना मैंने कहानी को खुद के बारे में बना लिया था वैसा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। I mean, हम काफी पर्सनली लेते हैं चीजों को ना, इट्स हैपनिंग जस्ट फॉर मी, जस्ट बिकॉज ऑफ मी, जस्ट टू मी। एग्जैक्टली राइट। बट रियलिटी में आप तो हो भी नहीं किसी कहानी में। आप फनी चीज नोटिस करोगे ना कि किसी भी कहानी में आप हमेशा किसी और की कहानी में साइड कैरेक्टर ही हो। वेरी ट्रू। एंड वो साइड कैरेक्टर भी इंपॉर्टेंट साइड कैरेक्टर नहीं हो, बस कहीं
चलते फिरते साइड कैरेक्टर हो। इनफैक्ट सबसे क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स में भी, आपके सबसे क्लोजेस्ट सबसे इंटीमेट रिलेशनशिप में आप साइड कैरेक्टर ही हो, एंड नथिंग रॉन्ग अबाउट इट। व्हाई डू हैव टू द मेन कैरेक्टर? इंसान अपनी कहानी में तो हीरो खुद है ना। मैं अगर मैरिड इंसान हूँ तो मैं हूँ, दिस इज अबाउट मी। यस, माय फैमिली मेंबर्स आर अ पार्ट ऑफ माय लाइफ। Absolutely. But खुद की my happiness is my responsibility. Yeah, absolutely. तो मैं तो सब everything will revolve around my thing ना, my values, my happiness, my things, whatever my wants and my desires. तो somewhere everything else will revolve around me. तो ये समझ पाना ना, somewhere ये awareness बहुत जरूरी है कि हम हर एक दूसरे की कहानी में साइड कैरेक्टर ही हैं। Yes, तो this हम is very important. राइट, तो हम जब इस चीज को बहुत ज्यादा पर्सनली लेते चीजों को ना, कि उसने जानबूझ के मुझे ऐसा बोला, तो थिंक अबाउट दिस कि नहीं, शायद उसने इसलिए बोला बिकॉज उसकी कैपेबिलिटी ही उतनी है, या उसे पता ही नहीं उतना, या उसको अवेयरनेस ही उतनी है, नॉट बिकॉज वो आपको हर्ट ही करना चाहता है जेन्युइनली। बहुत केसेस में ऐसा भी होता है, बट मैक्सिमम केसेस में ऐसा नहीं होता है। लोग जो बुरे से बुरे लोग हैं, गंदे से गंदे लोग हैं, हर्टफुल से हर्टफुल लोग हैं, वो हर्टफुल चीजें इसलिए बोल रहे हैं बिकॉज अंदर उनके हर्ट है बहुत ज्यादा। दे आर नॉट डूइंग हर्टफुल थिंग्स बिकॉज आपको हर्ट करना चाह रहे हैं, वो हर्टफुल थिंग इसलिए कर रहे हैं पहले से हर्ट, तो उनका बस निकल रहा है बाहर उस तरीके से। तो आपको ये सोचना कि उसने जानबूझ के मुझे हर्टफुल चीजें बोली बिकॉज वो मुझे हेट करता है, मे बी वो आपको सोचता भी नहीं है, यू जस्ट हैपन टू बी इन हिज पाथ एंड वो निकल गया बिकॉज आप प्रोसेस में आ गए। यस, बुरा तो फिर भी आपके साथ हुआ, आपको बाउंड्रीज बनाने की जरूरत है, लेकिन फिर भी इतना पर्सनली ना लो कि उसने जानबूझ के मेरे साथ किया। इस चीज को ना, ये अवेयरनेस आई थिंक थेरेपी में ही आती है। तो आप जब इसको प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व करके देखोगे, जूम आउट करके देखोगे, देन समवेयर आप उतना चीजों को पर्सनली नहीं लोगे एंड आप डिस्कनेक्ट कर पाओगे उस तरीके से, एंड मे बी फिगर आउट करो कि एज अ रिलेशनशिप, एज अ कपल हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं, हमारे म्यूचुअल गोल्स कहाँ हैं, मेरे म्यूचुअल एडमिरेशंस कहाँ हैं, देन ट्राइंग टू वर्क इट आउट टुगेदर कि हम दोनों एक दूसरे की कहानियों में और गोल्स में कहाँ एक दूसरे को ढूंढ रहे हैं, एंड देन इवेंचुअली बिल्ड दैट पर्टिकुलर लाइफ टुगेदर। तो जैसे आपके पास केसेस आते होंगे, कपल्स आते होंगे, तो उसमें कहीं होता होगा कि कई बार वो दे डोंट वांट टू कम ऑन द सेम पेज, ठीक है, कि इसने ऐसे किया, वही एलिगेशंस वाला मी फैक्टर आ गया। तो कैसे फिर आप कैसे डील करते हैं? क्या मतलब आप स्ट्रैटेजीज बताएं, कुछ टिप्स बताएं कि जो बहुत सारे व्यूअर्स होंगे जो ऐसे रिलेशनशिप इशू से गुजर रहे होंगे, जूझ रहे होंगे, तो उनके लिए ऐसे कि टू कम ऑन द सेम पेज एटलीस्ट, हम कुछ वर्कआउट करें अपने रिलेशनशिप पे, कि ये नहीं कि बस कि चलो मतलब हमने तोड़ना ही है। राइट, आई थिंक सबसे पहली चीज एक स्किल डेवलप करना कि आप समझ सको, सुन सको दूसरों की बात, रादर देन जस्ट थिंकिंग कि वो मेरा अगेंस्ट ही करना चाह रहा है। या जब आप इस बिलीफ से बात करोगे ना कि ये जानबूझ के मुझे हर्ट ही करना चाहता है, तो आप नहीं सुन पाओगे कभी उसकी बात। तो सबसे पहले चीज होता है ना, ओपन लिसनिंग, वेरी 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 ओपन, वेरी कंफर्टेबल लिसनिंग, कि आप सुन सको दूसरे इंसान क्या कह रहा है, विदाउट जजिंग इट, विदाउट कंक्लूडिंग इट, विदाउट फीलिंग कि ये मेरे अगेंस्ट है, मेरे साथ ही हो रहा है। तो पहली चीज तो ये कि आप एक एक्टिव लिसनिंग प्रोसेस डेवलप करो कि सुन सको दूसरे इंसान क्या बोलना चाह रहा है, देन गेट टू दैट कंक्लूजन पार्ट। सेकेंड पार्ट कि आप जब रिलेशनशिप पे आए थे, आपके म्यूचुअल गोल्स कहाँ हैं, म्यूचुअल वैल्यूज क्या, आप कहाँ फ्यूचर को देखते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरा 5-10 साल का गोल है कि मुझे यूरोप में कहीं जॉब करनी है, मुझे ट्रैवल करना है, मुझे घूमना है, मुझे पेरेंट्स का टाइम बिताना है, व्हाटएवर, दीज आर माय लॉन्ग टर्म गोल्स। मेरे पार्टनर का लॉन्ग टर्म गोल बहुत ही डिफरेंट है, राइट। तो मेरा गोल यहाँ है, उसका गोल यहाँ है, हमें दिख रहा है समवेयर कि हम कोलाइड कर ही नहीं रहे, गोल नहीं हो रहा, लेकिन हम लड़ रहे हैं दूसरी चीजों के बारे में, लेकिन हम ये समझने को कोशिश ही नहीं किया कि मेरा गोल यहाँ है, उसका गोल यहाँ है। दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज हैपनिंग। माय पार्टनर वांट समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, आई वांट समथिंग एल्स फ्रॉम लाइफ, एंड हम दोनों इस चीज को कॉम्प्रोमाइज करने के लिए रेडी नहीं है। तो हम क्या कर रहे हैं, फालतू बातों को उठाकर लड़ने लग जा रहे हैं। क्यों? बिकॉज हम म्यूचुअली कनेक्ट नहीं कर पा रहे। तो फर्स्ट फिगर आउट कि आपके म्यूचुअल गोल्स कहाँ है लॉन्ग टर्म में। अगर वो कोलाइड कर रहा है, कनेक्ट कर रहा है, परफेक्ट, सही है, फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है। फिर वर्कआउट करो कि हम कैसे साथ में उसको रिवॉल्व करने के लिए, इन्वॉल्व करने के लिए काम करें। अगर बिल्कुल नहीं कर रहा है, देन फिगर आउट कि आप दोनों में से कोई एक या दोनों इंसान म्यूचुअली मिड पॉइंट पे आने की कोशिश कर रहे हो, या क्या स्टेप ले सकते हो मिड पॉइंट पे आने की। वो एक पर्टिकुलर पॉइंट अगेन बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आ जाएगा कि अगर वहां तक हम पहुंच गए तो चीजें बेटर होंगी। तो ये 2-3 चीजें होती है जब हम डिस्कस करते हैं, वर्कआउट करते हैं, मैनेज करते हैं, बट अगेन ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है एंड डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ हर्ट यू आर कैरिंग एज वेल। काफी बार आप 5 साल लड़ झगड़ के आ रहे हो, 5 साल से आप रिजेंटमेंट लेके बैठे हो अंदर, तो सडनली थेरेपी इज नॉट गोइंग टू चेंज एनीथिंग, बिकॉज 5 साल का हर्ट आपको 2 महीने के थेरेपी से तो नहीं निकलने वाला, बहुत टाइम लगेगा उसको निकालने का। तो बेस्ट थिंग इज कि जब जितना जल्दी आप इनिशियली स्टेप लो ना उस डिफरेंसेस को कम करने का, उतना जल्दी वर्कआउट कर पाओगे। हाँ, 5 साल का हर्ट लेके रिजेंटमेंट लेके आ रहे हो,
तो ऑलरेडी आप दोनों ने एक काइंड ऑफ नोशन बना लिया अपने दिमाग में कि हम दोनों एक दूसरे के दुश्मन है। फिर मेरे बोलने से आप नहीं सुनने वाले। तो जैसे आपके पास हो, मतलब जब आपको लगता है कि नहीं ये नहीं होएगा, तो आप कपल को बोल देते हो कि नहीं हो पाएगा आपका वर्क? आई थिंक वो भी जरूरी है, बोलना पड़ता है एट टाइम्स, बिकॉज जब वेरी डिफिकल्ट, यू नो, इट इज डिफिकल्ट, बट आई थिंक इम्पोर्टेंट भी है ना कि दोनों इंसान एक अपनी लाइफ को खराब कर रहे हैं एक चीज को लेकर। तो ये भी जरूरी हो जाता है पर्टिकुलर पॉइंट पे डिसाइड करना उन दोनों को कि हम कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं और हम म्यूचुअली कहाँ कनेक्ट कर पा रहे हैं, नहीं कनेक्ट कर पा रहे हैं। एंड काफी बड़ी चीजें इतनी अगली हो जाती है ना कि मोर देन मी सेइंग और मोर देन एनीवन एल्स सेइंग खुद ही समझ में आने लग जाता है कि शायद नहीं हो रहा है, एंड मे बी हम चीजों को बहुत ज्यादा ड्रैग कर रहे हैं। तो जैसे पहले क्या होता था शिवम कि अगर कुछ मैरिज में कुछ प्रॉब्लम हो रही है तो दोनों पेरेंट्स आपस में बैठ के थोड़ा सॉर्टिंग कर लेते थे, ठीक है। तो अब जैसे ये थेरेपीज, काउंसलर्स हो गए हैं, सो आपको नहीं लगता कि अब वो अपने पेरेंट्स की तो नहीं सुन रहे हैं तो काउंसलर की तो क्या ही सुनेंगे? वो ज्यादा सुनेंगे ना बाहर की। कैसे? सी पॉइंट ये होता है ना, पेरेंट्स की सुनने की प्रॉब्लम तब आएगा ना कि आप पेरेंट्स से वो कनेक्शन बिल्डअप करके रखो कि हम उनकी बात समझ सके, वर्कआउट कर सके, अंडरस्टैंड कर सके। एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव क्या होता है ना, हमेशा अनबायस्ड होता है। पेरेंट्स का पर्सपेक्टिव कहीं ना कहीं बायस्ड होगा। मेरे पेरेंट्स कहीं ना कहीं मेरे फेवर में ही बोलेंगे, राइट? बोलेंगे नहीं, आप बोलेंगे लेकिन फील तो करेंगे मेरे फेवर में, तो कहीं ना कहीं निकल भी जाएगा उस पर्टिकुलर फेवर में। और वो चीज प्रॉब्लम दिखेगी मेरे पार्टनर को ना समवेयर कि ये तो बायस्ड है, दिस इज अ बायस्ड रिस्पॉन्स कि आप तो बोल रहे हो ऐसा करने का, बट वो तो मेरे सही सिचुएशन है ही नहीं। जी। तो पहले जब चीजें बोलते थे पेरेंट्स इन्वॉल्व होते थे, तो वो तब होता था जब एक ऐसा पॉइंट था पिछले बहुत सारे पहले समय कि एक ब्लाइंड रिस्पेक्ट था पेरेंट्स की तरफ कि भाई हम रिस्पेक्ट करना ही करना है, अब जो बोल दिया सो बोल दिया, अब हमें करना ही है, मेरे पास ऑप्शन नहीं मना करने का। आज वो जिंदगी नहीं है, आज लोग अपनी आइडेंटिटी खुद बना रहे हैं। रिस्पेक्ट है बट वो ब्लाइंड रिस्पेक्ट नहीं है। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप बोलोगे तो मैं कर लूंगा, वो वाला भी चीज नहीं है। तो मेरे ख्याल से वो पर्टिकुलर पॉइंट आ जाता है। और एक थर्ड पर्सन पर्सपेक्टिव में ये दिखता है ना कि अ थर्ड पर्सन कैन जज इट बेटर कि दोनों क्या क्या गलतियां कर रहे हैं, क्या क्या राइट, एग्जैक्टली राइट। हाँ, तो कौन सी बायसनेस आ रहा है, कौन सा बिलीफ आ रहा है, कौन सा इरैशनल आप लोगों का बिहेवियर एक्शन है, तो वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है थर्ड पर्सन का, आई बिलीव। सो शिवम, एज एन इमोशनल इंटेलिजेंस कोच, तो मतलब जैसे जब मैरिज हो जाती है 3-4 साल बाद, वही बच्चा हो गया, कुछ हो गया, तो वो स्पार्क जो होता है वो चला जाता है। सो कुछ ऐसी एक्टिविटीज या कुछ बॉन्डिंग एक्टिविटीज सजेस्ट करें फॉर अ कपल कि जैसे उनका स्पार्क बढ़े, यू नो, कि मतलब थोड़ा बॉन्डिंग इंक्रीज हो। स्पार्क आता कहाँ से ये समझना बहुत जरूरी है। स्पार्क कम्स बिकॉज आप दोनों इंक्विजिटिव एक दूसरे के बारे में। जब किसी नए इंसान से मिलते हो, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली आप नहीं जानते उस इंसान को, तो एक इंक्विजिटिवनेस है, आई वांट टू नो दिस पर्सन इन ऑल द वेज, राइट, हर एक तरीके से। तो दैट क्रिएट्स अ स्पार्क बिकॉज हम जानना चाहते हैं क्या हो तुम, हु आर यू एज अ पर्सन, व्हाट एग्जैक्टली डू यू लुक लाइक, व्हाट एग्जैक्टली इज इट अबाउट। बहुत सारी चीजें हैं हमारे दिमाग में, तो वो स्पार्क को क्रिएट करता था। एक पर्टिकुलर पॉइंट आएगा 2-3-4 साल जब आप जान गए एक दूसरे को, मेंटली, फिजिकली, इमोशनली सब कुछ पता है, हर तरीके से पता है। जी। तो वो स्पार्क कम हो गया। अब तो ये समझने कि स्पार्क आ कहाँ से रहा है। स्पार्क आ रहा है वही डूइंग समथिंग जब आप कॉन्स्टेंटली एक दूसरे से डिवोटेड हो एक तरीके से, नए गोल्स, नए टास्क, नए इवेंट्स। अब जनरली क्या होता है ना कि हम सिर्फ स्पार्क के बेसिस पे बोल देते हैं कि चलो हम साथ हैं, बहुत मजा आ रहा है, एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा फील हो रहा है एक दूसरे के साथ, तो लेट्स गेट मैरिड। बट वो तो सिर्फ एक पार्ट था लाइफ का, जो कि एक इनिशियल पार्ट था, वो जाने ही वाला 100% जाने वाला है। आप किसी भी इंसान से मिल लो, आप जान जाओगे कंप्लीटली अबाउट द अदर पर्सन, कुछ समय बाद मजा खत्म हो जाएगा, वो जो स्पार्क की बात कर रहे हैं। जी। लेकिन अगर आप दोनों के पास ये कैपेबिलिटी म्यूचुअल गोल्स बनाने की, म्यूचुअल तरीके से चीजों को डेवलप एंड बिल्ड करने के लिए, तो कॉन्स्टेंटली यू विल कीप ऑन फाइंडिंग स्पार्क इन डिफरेंट थिंग्स यू डू। फॉर एग्जाम्पल, हमें ट्रैवल करने जाना है 6 महीने बाद, एंड हम प्लान कर रहे हैं बैठ के, साथ में बैठ के प्लान कर रहे हैं चीज के बारे में, यहाँ जाना है, वहां जाना, ये करेंगे, वो करेंगे, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे। स्पार्क आया ना फिर से थोड़ा दिन के लिए। तो म्यूचुअल गोल्स इज व्हाट ड्राइव्स द स्पार्क। प्रॉब्लम क्या होता है ना कि लोग म्यूचुअल गोल्स बनाते नहीं है। लोग, मोस्ट ऑफ द पीपल, व्हाट दे डू, दे पिक अप देयर ओन टास्क्स बेस्ड ऑन देयर जेंडर। एज अ मैन, दिस इज माय रिस्पांसिबिलिटी, तो मैं यही काम करूंगा। मेरा काम है बाहर जाना, पैसे कमाना, घर चलाना, बाहर के सामान लेके आना, मैं ये कर रहा हूँ। एज अ वुमेन मेरा काम है घर बैठ के ये करना, वो करना है, बाहर जाते हूँ जॉब करना, फिर अपने काम के फिर ये करना। तो अगेन आई एम गोइंग टू, वी आर स्टक ऑन दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरे दिमाग में बैठा दी गई थी। ये मेरा 5 रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये तुम्हारे 5 रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, करते रहते हैं दूसरे बारे में बात। बट रियलिटी में जब आप म्यूचुअली दोनों चीजों को बिल्ड करो, हम ये घर बना रहे हैं,
ये घर हम दोनों चला रहे हैं. आई एम कुकिंग, यू आर कुकिंग, वी बोथ आर कुकिंग. आई एम ड्राइविंग, यू आर ड्राइविंग, बोथ आर ड्राइविंग. आई एम रेजिंग द चाइल्ड, यू आर रेजिंग द चाइल्ड, वी बोथ आर रेजिंग द चाइल्ड. तो यहाँ पे स्पार्क कॉन्स्टेंटली बना रहेगा, जो कि सबसे बड़ा मिसिंग कॉम्पोनेंट. स्पेशली आपका बच्चा होने के बाद नोटिस करोगे आपकी mothers become very empty at times, drained up completely, because anyway biologically सबसे बड़ी responsibility mothers की है. Biologically तो anyway drained out तो वो already है. वहाँ पे अगर physically support ना मिले तो और ज़्यादा draining हो जाता है. तो यहाँ पे husbands can कि ये पार्ट हम डिवाइड कर लेते, ये कर लेते, वो कर लेते, ऐसा कुछ बना लेते हैं, साथ में कुक कर लेते, घूम लेते हैं, डू समथिंग टुगेदर, राइट, ताकि आप डिवाइड कर सको चीज़ों को. यस, आप अपना काम अच्छे से कर रहे हो, दैट इज नॉट द प्रॉब्लम. बट हाँ, स्पार्क मिस होने के लिए बात हम कर रहे हैं कि आपको साथ में कुछ करना पड़ेगा, तभी स्पार्क हो, तभी आप इवेंचुअली मजा कर पाओगे, रिलेशनशिप का एंजॉय कर पाओगे. बिकॉज जितना आप नई चीज़ एक्सप्लोर करोगे उतना आपको नए तरीके से दुनिया देखने का मौका मिलेगा, उतना ज़्यादा एक दूसरे के लिए आपको रिस्पेक्ट, प्यार, अटेंशन बढ़ता जाएगा. वरना आप जाओ, घूमो फिरो, काम करो, एंजॉय करो, वेयर इज अ पार्टनर इन दैट, राइट? तो आपको बिल्ड ही नहीं होता. आपको एक पॉइंट पर लगेगा ना कि यार मैं तो ऑलरेडी आई एम एंजॉयिंग एवरीथिंग विदाउट माय पार्टनर, तो मतलब कहाँ, मतलब जरूरत क्या है फिर? तो आई कैन डू व्हाटएवर आई वांट आउटसाइड द मैरिज एज वेल. यही प्रॉब्लम सबसे बड़ा है कि हम साथ में चीजें नहीं करना चाहते, बिकॉज बचपन से सिखाया नहीं गया हमें कि यही काम है. जैसे मुझे अगर एज अ मैन सिखा दिया कि कुकिंग नहीं करना है, खाना नहीं बनाना किचन में जाकर, तो मैं क्यों हेल्प करूँ मेरी वाइफ की? ये तो काम है, इट्स योर जॉब, राइट? एंड सेम थिंग एज अ वुमेन बता दिया गया कि मेरा जॉब तो तुम्हारा जॉब है पैसे लाने का घर पे. मैं क्यों सोचूं पैसे के बारे में, मैं क्यों मैनेजमेंट करूँ पैसे की? अगेन अ प्रॉब्लम. इट शुड बी म्यूचुअली decided and worked around. So finances और emotions को कैसे अलग अलग रखें? जैसे जनरली जब कपल में लड़ाई होती है तो क्या होता है कि ऐसे आ जाता है, मैंने ये किया तेरे लिए, मैंने तेरे लिए ये, तेरे को ये लेके दिया, समथिंग लाइक दैट, वो चीजें आ जाती हैं. तो ये इसको इमोशंस और इनको कैसे अलग रखा जाए? जब सिक्योरिटी एंड ट्रस्ट होगा अपने पार्टनर पे ना, तो ऑटोमेटिकली ये आएगा ही नहीं, क्योंकि आप खुद सिक्योर हो कि मेरा पार्टनर जो भी कर रहा है सही कर रहा है, मुझे पता है सही कर रहा है. नो, बिकॉज आई एम वेरी सिक्योर इन दिस रिलेशनशिप, एंड हमारे लिए कुछ कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस आ भी नहीं रहे रिगार्डिंग एनीथिंग एट ऑल, जहां हमें थ्रेटनिंग सिचुएशन आ जाए, तो वी बोथ आर सेफ एंड सिक्योर. तो लड़ाइयाँ होंगी ही नहीं. प्रॉब्लम तब आता है ना जब आप इनसिक्योर, आपको समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, सारे पैसे जा कहाँ रहे हैं मुझे नहीं पता, मैं बात भी नहीं कर पा रहा हूँ. दैट इज वेयर प्रॉब्लम अराइजेस. तो वो जब सिक्योरिटी है तो ऑटोमेटिकली लड़ने की जरूरत आती नहीं है. दूसरी बात जो आप कह रहे हो कि मैंने तुम्हारे लिए ये किया, मैंने तुम्हारे रोक लिया, मोस्ट ऑफ द टाइम्स लोग जो करते हैं ना कि मैंने तुम्हारे लिए ये कर दिया या वो कर दिया, वो तो कवर अप कर रहे होते चीजों को, जो एक्चुअली उनको करना होता वो नहीं करते. फिर वो कवर अप करते गिफ्ट्स के थ्रू, फाइनेंसेस के थ्रू. मुझे सच में तुम्हारे केयर करना था, टेंशन देना था, समय बिताना था, बात करनी थी, मैं नहीं कर पा रहा हूँ. मैंने तुम्हें बहुत फैंसी गिफ्ट दे दिया, कवर अप कर दिया ना कुछ दिनों के लिए. तो मेरा एक्सपेक्टेशन होगी कि मैंने तो कवर अप कर दिया, तुम नाराज क्यों? अब मैंने तो 1 लाख का गिफ्ट दिया तुम्हें जाकर, व्हाई यू स्टिल एंग्री एट मी? बट दैट वाज स्टिल अ कवर अप. कोर प्रॉब्लम स्टिल नॉट सॉल्व्ड. तो वो प्रॉब्लम है कि हम कोर इश्यूज पे सॉल्व ना करके इधर उधर की बातें बहुत करते हैं, तो प्रॉब्लम वहीं की रह जाती है. तो सबको ही पता है मैन एंड वुमेन दे आर एंटायरली डिफरेंट. एक मतलब लड़की को लगता है, गर्ल को लगता है कि कि वो एक्सप्रेस करे, ठीक है. मैन दे आर लाइक कि यार क्या बोलूं मैं तुझे बार बार वही सेम चीजें. फॉर एग्जांपल लड़ाई हो गई, ठीक है, तो लड़के को लगता है चल यार सॉरी बोल देता हूँ, काम खत्म, ठीक है. बट अगेन कि वो पीछे वो नहीं समझता है कि क्या मूड स्विंग, क्यों उसको गुस्सा आया, उसकी वाइफ को, पार्टनर को क्यों गुस्सा आया. सो वो इमोशनल इंटेलिजेंस वाला वो वहां पे मतलब उसको नहीं पता, या रोल मतलब आ जाता है जो कि वो इग्नोर कर देता है. सो एज इन कि उसमें एक मतलब आपको क्या लगता है कि ऐसा रिलेशनशिप लॉन्ग लास्टिंग रहेगा? डिफरेंसेस तो रहेंगे हमेशा. लॉन्ग लास्टिंग आई थिंक ये बहुत छोटी सी चीज़ है, हम लॉन्ग लास्टिंग की बात करें ना करें पे, बिकॉज अगर समझ जाए तो चीज़ें वर्कआउट हो जाएंगी कि यस, मेन एंड वुमेन एक्सप्रेस इमोशंस डिफरेंटली. ट्रू. तो ये समझ पाना कि एज अ मैन, मैं अगर मुझे कोई प्रॉब्लम्स है लाइफ में, 10 प्रॉब्लम्स है लाइफ में, तो मैं हर 10 चीज़ के बारे में बात नहीं करूंगा, बिकॉज मेरा बचपन से अपब्रिंगिंग रही है कि मुझे बोल दिया गया था कि तुम्हें हर चीज़ के बारे में रोने की बताने की जरूरत नहीं है, राइट. तो समवेयर हमने दबाना सीख लिया, राइट. दीवाना सीखा, मतलब एक्सप्रेस करना नहीं सीखा, दीवाना सीख लिया. तो मेरे लिए वो चीज़ है कि मैं 10 के 10 प्रॉब्लम्स की बात नहीं करूंगा, मैं बहुत कम चीज़ों की बात करूंगा. वुमेन ऑन द अदर हैंड, दे प्रोसेस देयर इमोशंस व्हाइल टॉकिंग. उनको बात करने की जरूरत पड़ती है अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करने के लिए. तो ये भी समझ पाना फॉर अ वुमेन कि अगर वो इंसान, आपका हस्बैंड या आपका पार्टनर, सब कुछ नहीं बता पा रहा है, शेयर कर पा रहा है या एक्सप्रेस कर पा रहा है,
ये समझ पा रहा है, तो सिर्फ वो इसलिए नहीं कर रहा है कि आपको वो इनवैलिडेट करना चाह रहा है, मे बी उसे पता ही नहीं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है यहाँ पर मेंटल लेवल पे. एंड सेम थिंग गोज फॉर द मैन एज वेल, कि इफ अ वुमन इज एक्सप्रेसिंग हर इमोशंस अबाउट एवरीथिंग दैट इज गोइंग ऑन इन द हाउस और इन द फैमिली, इट डजंट मीन दैट शी इज कंप्लेनिंग ऑल द टाइम. It means that she is expressing her emotions so that she can process those emotions. आप अगर लेबल कर दोगे कि तुम तो इतना कंप्लेन करते रहते हो हर वक्त, तो फिर आपने उसको शट डाउन करवा दिया. Now she will feel कि मुझे बोलना ही नहीं है, मैं बोलूंगी तो फिर लड़ाइयाँ होंगी. तो know what you're doing, what you're not helping her process her emotions. Now if she is not able to process her emotions, निकलेगा आप ही eventually फिर तो वो प्रॉब्लम है कि दोनों मेन एंड वुमेन को समझना बहुत जरूरी है कि इमोशंस एक्सप्रेशन का चांसेस और तरीके बहुत बहुत डिफरेंट है. अंडरस्टैंड हाउ द अदर पार्टनर, हाउ द अदर जेंडर एक्चुअली ऑपरेट्स. जब आप ये समझ जाओगे तो आपको एक्सपेक्टेशन ये नहीं होगा कि कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड कोई रिएक्ट करे. आपको समझ में आ जाएगा अच्छा दिस इज व्हाट शी इज फीलिंग, दिस इज व्हाट शी इज डूइंग, एंड ये थ्रेट नहीं है हमारे रिलेशनशिप के लिए. सो एक कपल क्या स्टेप्स ले सकता है टू इनहांस देयर इमोशनल इंटेलिजेंस एंड बिल्ड दैट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप? कपल नहीं बात करना चाहेंगे, मैं नहीं बोलना चाहूंगा अबाउट द कपल थिंग है. आई विल ट्राई टॉक अबाउट इंडिविजुअल्स. या कपल तो बहुत दूर की बात है कि एज एन इंडिविजुअल बोथ पार्टनर्स शुड वर्क ऑन द इमोशनल इंटेलिजेंस. जब इंडिविजुअल इमोशनली इंटेलिजेंट होगा, कपल खुद बन जाएगा. तो ऑफ कोर्स तो ये गोल होना चाहिए कि मैं क्या एफर्ट कर रहा हूँ खुद की इमोशंस को समझने का, राइट. अगर मैं कर पा रहा हूँ तो मेरे रिलेशनशिप पे वो दिख कर आएगा, मेरा पार्टनर भी कर रहा है तो भी दिख कर आएगा. तो वो इंपॉर्टेंट है. क्या स्टेप लेना चाहिए? रीड, अंडरस्टैंड, ऑब्जर्व, इंट्रोस्पेक्ट, take professional help, take therapy, take coaching, whatever helps you to understand yourself better, to manage yourself better, to express and understand your emotions better, you understand your belief systems better, to understand your life better. तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बेटर होनी चालू हो जाएंगी. बट यही चीज़ है ना कि ऐसी चीज़ें हैं जो हमें लगता है कि ये चीज़ एक लग्जरी है, बट इज नॉट लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी. बट हम नहीं इन्वेस्ट करना चाहते उधर. इन्वेस्ट नॉट ओनली फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली नहीं इन्वेस्ट करना चाहते. कौन सोचे क्या ये तो बुढ़ापे वाली चीज़ है ना, ये तो आराम सोचेंगे इस बारे में जिंदगी अपने पैसे कमाने के बाद, ये करने के बाद सोचेंगे. बट रियलिटी में जितनी जल्दी आप सोचोगे उतनी जल्दी आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी. जितना लेट सोचोगे उतना तब तक आप अपने मिस्टेक्स का बैगेज ढूंढते रहोगे और ढोते रहोगे उस तरीके से. तो जितना आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोनों पार्टनर्स को कि वर्क ऑन योरसेल्फ, वर्क ऑन आइडेंटिफाइंग योरसेल्फ हु यू रियली आर. सो जैसे मतलब मैन की बात करूंगी, जैसे उनको प्रोफेशनली कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, कुछ इश्यूज आ रहे हैं, सो वो मतलब घर पे भी आके उसका मतलब बैगेज वो अपनी मतलब वाइफ पे कर देते हैं कुछ ऐसे. तो कुछ ऐसे बताएं कि मतलब वो ऐसे ना करे, मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करें, क्योंकि अगर वो कर रहे हैं तो मतलब उनकी वाइफ को भी इफेक्ट हो रहा है. बिल्कुल. सो क्या उसके बारे में क्या बोलना चाहेंगे? 2 थिंग्स. फर्स्ट थिंग, लैक ऑफ रिस्पेक्ट. आप अपना गुस्सा, अगर अपना बॉस का गुस्सा अपनी वाइफ पर निकाल रहे हो, मतलब आप अपने बॉस को रिस्पेक्ट कर रहे हो, तभी ना गुस्सा वहां नहीं निकाल रहे हो. ट्रू. अगर आप उनको सुपीरियर समझ रहे हो तभी आप वहां बोल नहीं पा रहे हो कुछ, और अपनी वाइफ को आप इन्फीरियर समझ रहे हो तभी आप वहां गुस्सा निकाल रहे हो. अगर इक्वल होता दोनों तो आप गुस्सा नहीं फ्लो करता इधर से उधर. फ्लो कर रहा है मतलब इंटरनली आपके लैक ऑफ रिस्पेक्ट है टुवर्ड्स योर पार्टनर. वर्क ऑन दैट. आप पहले समझो कि मेरा माय वाइफ और माय हस्बैंड दोनों वेज, आई थिंक यहाँ से दोनों पार्टनर्स के लिए नेसेसिटी है. योर वाइफ और योर हस्बैंड इज नॉट अ डंपिंग ग्राउंड. दे आर इंडिविजुअल एंड दे हैव देयर ओन सेल्फ रिस्पेक्ट एंड देयर ओन आइडेंटिटी. आप उनको कॉन्स्टेंटली अपने वर्ड्स और एक्शंस से तो हर्ट नहीं कर सकते हो कि थिंकिंग ये तो है ही, ये तो है, ये तो पार्टनर है, ये तो कर ही सकता है, सुन ही सकता है. ये रिस्पेक्ट करना बहुत जरूरी है अपने पार्टनर को कि दे आर इंडिविजुअल, दे कैन हर्ट एज वेल, तो आई नीड टू रिस्पेक्ट दिस. एंड दूसरी चीज़ जो आती है कि मेन के लिए वो चीज़ काफ़ी बार आ जाती है ना कि आपको सिखाया नहीं गया इमोशंस एक्सप्रेस कैसे करते हैं बचपन से, तो आपको पता ही नहीं है एक्सप्रेस कैसे करेंगे, तो आप इसका बैगेज लेके बैठ जाते हो. सबसे सिंपल फंडा है ना कि इंसान इमोशंस बहुत सिंपल चीज़ है एक्चुअली. जितना ज़्यादा आप इमोशंस को एक्सप्रेस करोगे और प्रोसेस करोगे उतना वो खाली होता जाएगा. मेन क्या करते हैं, वो नहीं करते एक्सप्रेस, ना एक्सप्रेस कर रहे हैं ना प्रोसेस कर रहे हैं, तो उनका घड़ा भरता जाता है. निकलता कब है? जब बिल्कुल भर जाए तो फट के बाहर निकलता है. बिल्कुल. जब फट के बाहर निकलता है तो बहुत ही खतरनाक तरीके से निकलता है. एंड दैट्स व्हाट हैपेंस विद मोस्ट ऑफ द मेन, कि वो निकल रहा है बहुत एक्सट्रीम पॉइंट पे, बहुत एक्सट्रीम तरीके से. तो रादर लर्न हाउ टू प्रोसेस एंड एक्सप्रेस योर इमोशंस इंडिपेंडेंटली. इनिशियल टाइम पे समझ जाओ कि अच्छा मुझे बुरा लगा, लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट, सॉर्ट इट आउट, लेट मी ट्राई टू टॉक इट समवन, लेट मी ट्राई टू राइट इट डाउन.
लेट मी ट्राई टू फिगर आउट कि मैं इस इमोशन को कैसे एक्सप्रेस करूं। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक तो मैं वेट कर रहा हूँ फटने का बेसिकली। एग्जैक्टली। और हमें लग रहा है कि मैं तो बहुत इमोशनली स्टेबल हूँ। काफी बोलते हैं ना मेन कि मैं तो बहुत इमोशनली स्टेबल और बहुत इमोशनली लॉजिकल हूँ, मैं वेरी लॉजिकल पर्सन, बट यू आर नॉट। अगर आप फट रहे हो बीच बीच में तो आप लॉजिकल नहीं हो ना फिर, राइट? यू आर इमोशनली इवन मोर इमोशनल अदर पर्सन। तो वो पॉइंट है कि आप फाइंड आउट योर वेज टू एक्सप्रेस योर इमोशंस फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो अब जैसे 80s 90s वाले किड्स तो नहीं चलो राइट, तो पार्टनर ढूंढ रहे हैं वो, ठीक है, मतलब जिनको मिल गया तो बहुत अच्छी बात है, जिनको नहीं मिला तो फिर जैसे आप पेरेंट्स बोलते हैं कि हम ले आओ, मतलब कि लव मैरिज कर लो, तो कहाँ से करें? सो ऐसे में क्या सजेस्ट करोगे उनके लिए, जो मतलब ऑफ कोर्स उनके लिए कोई और ऑप्शन नहीं बचा अरेंज मैरिज, राइट? कि अरेंज में भी ऐसे नहीं, अब वो कि पहले होता था कि नहीं बात नहीं करते थे या कुछ, अब जैसे फोन पे बात हो गई, मिलना एंड ऑल दैट, पेरेंट्स भी इतने ओपन हो गए हैं कि भाई इन्वॉल्वमेंट सबका होता है, पेरेंट्स भी अब हो गए हैं कि नहीं यू मीट ट्वाइस थ्राइस, बट उसके बाद उनको आंसर चाहिए होता है कि व्हाट नेक्स्ट नाउ। सो ऐसे उनके लिए मतलब उनके लिए मैन एंड वुमेन के लिए क्या बोलना चाहेंगे, कि कुछ टिप्स देना चाहोगे कि कैसे पार्टनर सेलेक्ट करें? आई थिंक यहाँ भी बहुत जरूरी है कि आप ऑप्शंस को अपने ऑब्जर्व कर एक्सप्लोर करो कि आप क्या चाहते हो। द फर्स्ट थिंग शुड ऑलवेज बी कि आइडेंटिफाई व्हाट यू रियली वांट, कि मुझे क्या चाहिए फ्रॉम माय पार्टनर, व्हाट इज इट दैट आई रियली वांट फ्रॉम माय सेल्फ एंड फ्रॉम माय पार्टनर, ताकि आप चीज़ों को ब्रॉडन कर सको। आपके पास ऑप्शंस 1000 होंगे बट आपको 1000 नहीं चाहिए, आपको चाहिए एक। तो एक चाहने के लिए आपको चीज़ों को ब्रॉड तो करना पड़ेगा ना, बिल्कुल नैरो डाउन करना पड़ेगा कि ये 1000 ऑप्शन इसको नैरो डाउन करके मुझे यहाँ पर लेकर आना है, राइट? तो जैसे 1000 को पहले 100 पे लेके आएंगे, 100 को 50 पे लेके आएंगे, 50 को 20 पे लेके आएंगे, एंड ये प्रोसेस में हम इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होंगे। दिस प्रोसेस हैज टू हैपन वेरी ऑन अ सरफेस लेवल। लेट अदर पीपल डू इट, लेट योरसेल्फ डू इट, व्हाटएवर दैट हेल्प्स। लेकिन आपको समझना है कि ये 1000 से 20 या 15 तक या 10 तक का प्रोसेस हमें इमोशनली इन्वेस्ट नहीं होना है। अगर इन्वेस्ट हो गए फिर तो हम बहुत बर्डनिंग प्रोसेस हो जाएगा, राइट? जैसे नॉर्मली आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम होता है, क्या होता है? पहले पीटी होता है, राइट? प्रिलिमिनरी में आपको होगा नहीं होगा उसमें बहुत तो निकल गए, फिर मेंस होगा, फिर इवेंचुअली इंटरव्यू होगा, प्रोसेस है, राइट? तो अगर इन्वेस्ट इंटरव्यूअर हर एक बंदे को इंटरव्यू करने बैठ जाए पहले मोमेंट से लाखों लोगों को, वो इंटरव्यूअर क्या अच्छे से इंटरव्यू कर पाएगा? सो हमें भी यही समझना है कि पहले ब्रॉड नैरो डाउन करके सबको निकालो, मैक्सिमम जो मेजॉरिटी चंक ऑफ जंक है और नॉइज उसको बाहर निकालो, narrow down to very few people. Now those few people, उसको आप समझो, बात करो, डिस्कस करो, ऑब्जर्व करो कि आप कहाँ पर स्टैंड करें, वो कहाँ पर स्टैंड करें, म्यूचुअली कहाँ पर आपके गोल्स मीट कर रहे हैं, नहीं मीट कर रहे, एंड देन ट्राई टू वर्क इट आउट। उनमें भी यही फिगर आउट करना है कि हम बहुत ज़्यादा अपने इमोशंस को इन्वेस्ट ना करें इनिशियल लेवल पे, जहाँ पे हमें फिर मुश्किल हो रिट्रैक्ट करने में, बिकॉज ये ऐसा प्रोसेस है ना जहाँ पे 1 2 3 दैट इज नॉट काफी बार इनफ टू फिगर आउट व्हाट द पर्सन रियली इज। तो आपको मिलना पड़ेगा, बात करनी पड़ेगी, आपको डिस्कस करना पड़ेगा। अब जनरली होता है कि आपने एक बार मिला, 2 बार मिला, आपको बहुत टायरिंग लगा, फ्रस्ट्रेटिंग लगा प्रोसेस, तो आपको लगा मुझे नहीं करना है, राइट? तो हम पीछे हट गए, फिर 1 महीने का ब्रेक लिया, फिर से स्टार्ट किया। तो आपने क्या किया? आपने मोमेंटम बिल्ड हुआ, उसको फिर बंद कर दिया, फिर मोमेंटम बिल्ड हुआ, फिर बंद कर दिया। चीजें कब मूव करती है? मोमेंटम के साथ बढ़ती है। तो मोमेंटम को बढ़ते रहने दो, मोमेंटम बढ़ेगा तभी जब हम बहुत इमोशंस ना इन्वेस्ट करेंगे उस चीज के ऊपर। इसको एक ऐसा प्रोसेस से समझने का सिंपल है कि अगर डाइस है, एक सिंपल से डाइस को जब रोल करते हैं तो प्रोबेबिलिटी क्या है? 1/6 ऑफ गेटिंग अ 6 इज 1/6। आपको अगर प्रोबेबिलिटी बढ़ानी है तो क्या करोगे? नंबर ऑफ चांसेस इंक्रीज करो। 6 बार रोल करोगे तो शायद एक बार आ जाएगा 6। दैट्स हाउ द मैथमेटिक्स इज। ये भी प्योर मैथमेटिक्स ही तो है। जितना आप ट्राई करोगे उतना आपके चांसेस बढ़ेंगे, लेकिन जितना आप इंडिपेंडेंट ट्राई करोगे और फिर छोड़ दोगे, फिर स्टार्ट करोगे, तो समय आपने क्या किया? डाइस को रोल किया, फिर आपने पैक कर दिया, फिर से निकाला। तो आप क्या कर रहे हो? आप उसकी प्रोबेबिलिटी को रिड्यूस कर रहे हो। तो प्रोबेबिलिटी को बढ़ने के लिए यू हैव टू गो इन कंटिन्यूटी, राइट? तो मिलो, लोगों से ऑब्जर्व करो, बात करो, बट आप फर्स्ट बी क्लियर अबाउट व्हाट यू रियली वांट फ्रॉम द पार्टनर। मिलो, बट अगेन ये सिंपल सी बात है, मैथमेटिकली लाइक आई मेंशन कि एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे आपके ऊपर बहुत चीजें डिपेंडेंट नहीं है। इट डिपेंड्स अ लॉट ऑन द सिचुएशन, सराउंडिंग एनवायरनमेंट। ट्राई टू फिगर आउट व्हाट इज वर्किंग आउट फॉर यू, व्हाट इज नॉट वर्किंग आउट। फॉर एग्जांपल, एक पर्टिकुलर लेट्स से Shaadi.com वर्कआउट नहीं कर रहा है, ट्राई टू फिगर आउट अदर ऑप्शंस की, और क्या ऑप्शंस मेरे सिटी में, मेरे जगह पर, मेरे फैमिली में और क्या एग्जिस्ट कर रहे हैं। डू नॉट क्लोज योरसेल्फ ऑफ द ऑप्शंस। अदरवाइज ये होता है नहीं, शादी बंद करो, इसको है ही नहीं फिर तो। हाँ, एग्जैक्टली, राइट। कि जैसे आपको लग रहा है कि ये प्लेटफॉर्म वर्क नहीं कर रहा है, तो आप ऐसा मत बोलो कि नहीं घर वाले तो क्या ही लेकर आएंगे। ट्राई, मतलब ओपन रहो उस पे, आईडी पे। यस, मे बी उनका ऑप्शन गलत हो, बेकार हो, आप तो ओपन रख सकते हो ना, आप फिल्टर आउट कर देना बाद में इनिशियली। बट आपने जब क्लोज कर दिया वहां पर कि नहीं घर वाले तो क्या ही लेकर आएंगे, तो आपने समवेयर एक ऑप्शंस को बंद कर दिया ना। ऑप्शंस बंद करेंगे तो फिर तुम प्रोबेबिलिटी को कम कर रहे हैं।
ओके राइट। तो कीप योर ऑप्शंस ओपन, अंडरस्टैंड कि ये सारे ऑप्शंस हैं, मुझे इमोशनल इन्वेस्ट कहीं नहीं करना है। अगर आपको लग रहा है हम इन्वेस्ट कर रहे हैं, टेक हेल्प फ्रॉम द पीपल यू ट्रस्ट, कि अच्छा उनसे बात कर लो, डिस्कस कर लो कि ये ऑप्शंस एग्जिस्ट कर रहे हैं, लेट मी सी कि यहाँ पर क्या है, नहीं बताओ, ताकि मैं इनिशियल प्रोसेस में इतना इन्वेस्ट ना हूँ, तो ताकि मेरा थोड़ा फिल्टरिंग आउट कम आसान हो जाए, एंड देन इवेंचुअली कीप ऑन गोइंग। जब आपको लगे कि मुझे अब आई नीड टू पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस, गो आउट, डू थिंग्स, बट स्टिल डू नॉट टेक थिंग्स अ लॉट पर्सनली। एक बार अगर 2-3 चीजें वर्कआउट नहीं कर रही है, इट डजंट मीन कि द पर्सन डिड नॉट लाइक यू और यू आर अनवर्दी बाय एनी स्टैंडर्ड्स। एग्जैक्टली, हर इंसान आपको पसंद नहीं करेगा, इनफैक्ट कोई भी हर इंसान को पसंद नहीं कर सकता, दोनों तरफ से होता है। बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली। तो नहीं वर्कआउट करा चीजें, फाइन, इट्स ओके, लेट मी मूव अहेड, बिकॉज मेरा इवेंचुअल गोल समथिंग, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट की है, राइट। तो ये अवेयरनेस बहुत जरूरी है। सो व्हाट डू यू से अबाउट दैट कि एक कोई रिलेशनशिप में जाना चाहता है, सो व्हाट डू यू प्रेफर दैट कि प्रैक्टिकल रिलेशनशिप होना चाहिए या इमोशनल रिलेशनशिप, और अ बैलेंस ऑफ बोथ? एब्सोल्युटली बैलेंस्ड, बिल्कुल बैलेंस्ड होना चाहिए, बिकॉज इमोशंस के बिना मीनिंग नहीं है लाइफ का, वैल्यू नहीं है। आजकल ऐसे हो गया ना कि मतलब हाँ जी, प्रैक्टिकलिटी ज्यादा हो गई है, या मिलेनियल्स में, हम में नहीं है वो, बट अगेन की प्रैक्टिकलिटी मुझे लगता है कि हाँ वो ज्यादा बड़ी है कि हम मतलब कि हो ही सकता ना, इसी इंसान है तो इमोशंस है, तो आप कितना भी प्रैक्टिकल हो लो, इमोशंस तो बीच में ही जाएंगे, अभी ना आए बाद में तो आएंगे जी, राइट। आप किसी के साथ हो, किसी भी तरीके से हो, इमोशंस तो आने ही वाले। तो ये चीज हम पुश जरूर कर सकते हैं, अवॉइड नहीं कर सकते, राइट। अगर अवॉइड कर रहे हैं तो समवेयर आप खुद को ही हर्ट कर रहे हो। हम बोलते हैं ना कि इमोशन सप्रेशन, आज के लेवल पे कितने सारे रिसर्च पेपर्स निकल चुके हैं जो बताते हैं जितना ज्यादा आप इमोशन सप्रेस करते हो, उतनी ज्यादा बीमारियां बढ़ने के चांसेस बढ़ जाते हैं लाइफ में। सो मेनी डिजीजेस कम फ्रॉम स्ट्रेस, सो मेनी डिजीज कम फ्रॉम योर इमोशन सप्रेशन। तो बेसिकली अगर आप मान लो बोल भी दो कि मैं तो बहुत इमोशनलेस, बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान हूँ, तो आप अपने आप को जस्टिस नहीं कर रहे हो, आप खुद को हार्ड कर रहे हो इस पर्टिकुलर प्रोसेस में। आप इंसान हो, आपके इमोशंस आएंगे, आप हाँ भागो मत, आप समझो कि इमोशंस को समझना, प्रोसेस करना, हावी ना होने दो इस चीज को कि आई जस्ट बिकम कंप्लीटली ड्रिवन बाय माय इमोशंस, दैट इज आल्सो प्रॉब्लम। लेकिन कंप्लीटली इग्नोरिंग ऑल द इमोशंस इज नॉट द सॉल्यूशन ईदर। तो दोनों का बैलेंस बहुत जरूरी है कि हम समझ सके इमोशंस की बेनिफिट्स, फायदे उठा सके, एंड प्रैक्टिकलिटी के फायदे उठा सके, तभी तो ब्यूटी है। वरना अगर सिर्फ चीजें प्रैक्टिकल करनी हो तो फिर इमोशंस का मजा कहाँ है, फिर खुशी का है। जी। So, what do you say about this, Shivam? Do two good friends make a good couple? They can, yes, they can make a good couple. I think सबसे important part होता है friendship. In a relationship अगर friendship नहीं है फिर आप क्या कर रहे हो? Because friendship से आप समझते हो, understand करते हो, एक दूसरे को respect करते हो, to be a good couple, तो I think बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। So शिवम, आजकल बहुत ट्रेंडिंग है फीमेल फ्रेंडशिप वर्सेस मेल फ्रेंडशिप। सो अकॉर्डिंग टू मी फीमेल फ्रेंडशिप आर मच बेटर। सो व्हाट डू यू वांट टू से ऑन दैट? आई थिंक दोनों का अपना अपना रोल है, डिपेंडिंग ऑन व्हाट वी रियली जज और असेस इट फ्रॉम। फीमेल फ्रेंडशिप्स have the liberty to talk about emotions, and to give each other the space to console, to cry, to relax, to be there for each other. मेल फ्रेंडशिप्स ऑन द अदर हैंड के पास वो चीज़ नहीं है, इमोशंस की बात बहुत कम करते हैं हम लोग, बट हाँ एक स्पेस ज़रूर है सिक्योरिटी की और एक प्लेफुलनेस की और एक अलग दुनिया बनाने की, जहाँ पे वी आर देयर बॉन्डेड फॉर ईच अदर विदाउट एनी डेप्थ इन सच, बट हम बॉन्ड कर पाते हैं बहुत सारी ब्यूटीफुल मोमेंट्स से, बहुत सारी चीज़ों पे एक कंप्लीटली इंडिपेंडेंट चीज़ों को बिल्ड करना। तो आई थिंक दोनों का अपना अपना रोल है, बट हाँ इमोशनली बोला जाए डेप्थ वाइज फीमेल फ्रेंडशिप्स आर मच मोर इन डेप्थ कंपेयर टू मेल फ्रेंडशिप्स। अच्छा बुरा का अपना अपना रोल है वुड से, अगेन बिकॉज दोनों चीज़ों का हर एक अपना रोल हो जाता है कि कौन सही है कौन गलत है, बट आई फील फॉर एनी पर्सन टू बी सक्सेसफुल और हैप्पी अबाउट एनी पर्टिकुलर थिंग, दोनों का रोल, दोनों का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। एज अ मैन और एज अ वुमेन यू शुड आइडियली हैव बोथ ऑफ दोस, male friendships as well as female friendships. Why is that? Because female friendships allow you to get yourself the space to express, to talk emotions, and male friendships allow you to see things in a different way, जो आप नॉर्मली इमोशन से हटके कैसे देख सकोगे। True, yeah. Same for फीमेल फ्रेंडशिप्स, बल्कि फॉर फीमेल्स एज वेल वो एक पर्टिकुलर पॉइंट आता है कि आपके पास वो लिबर्टी है चीज़ों को, इमोशंस को एक्सप्रेस करने का, समझने का, ऑब्जर्व करने का। एक मेल फ्रेंडशिप आपको अलग पर्सपेक्टिव दिखेगा, और काफ़ी वो मेन को भी मैंने देखा है कि दे लाइक टू टॉक टू फीमेल फ्रेंड्स बिकॉज उनको एक अलग इमोशन का पर्सपेक्टिव दिखता है, समझने का तरीका दिखता है, दुनिया को समझने का बहुत सारी चीज़ें दिखती है। तो आई थिंक दोनों इंडिविजुअल्स को इररिस्पेक्टिव कौन सा बेटर है कौन सा बेटर नहीं है, दोनों को इन्वेस्ट करना चाहिए टू अंडरस्टैंड ईच अदर बेटर, इज द पार्टनर बेटर, जो पर्सन बेटर, एज अ जेंडर बेटर। बिकॉज काफ़ी बार अगर आप इवेंचुअली रिलेशनशिप में जाते हो तो आपको एक दूसरे जेंडर के साथ मोस्ट प्रोबेबली रहना है,
Absolutely. तो आपको समझना भी बहुत जरूरी हो जाता है, जो आप फ्रेंडशिप के थ्रू समझ सकते हो कि पहले व्हाट द अदर जेंडर कैन ब्रिंग ऑन द टेबल, राइट? तो मे बी दैट आल्सो हेल्प्स अ लॉट टू गोइंग अहेड इन लाइफ। सो जैसे फीमेल्स जो होती हैं जनरली, मैंने अपनी फ्रेंड को फोन किया और अनबर्डन किया। सो जैसे हमने पॉडकास्ट में आपने बोला कि यू यू मेल्स यू सप्रेस दैट फीलिंग्स, तो आप किसके साथ शेयर करते हो फिर? करते हो या नहीं करते हो? मोस्ट ऑफ द पीपल डोंट। मोस्ट ऑफ द मेन डू नॉट हैव द लिबर्टी टू टॉक अबाउट दोज इमोशंस, बिकॉज अगर करेंगे तो लोग हंसेंगे। अगर मैं अपने पेरेंट्स के पास जाता हूँ, आई मीन नॉट जनरली स्पीकिंग अबाउट माय पेरेंट्स, बट जनरली अगर बात की जाए, मोस्ट ऑफ द पीपल, मोस्ट ऑफ द मेन, अगर वो अपने पेरेंट्स के पास जाते हैं इमोशंस एक्सप्रेस करने की, ये चल रहा है, वो चल रहा है, बहुत टेंशन हो गया, बहुत काम में स्ट्रेस हो रहा है, मैक्सिमम लोग का रिप्लाई आएगा कि मर्द बनो, क्या ये सब छोटी छोटी चीजें रो रहे हो, तुमको घर देखना है। घर को तुम्हारे, तुम ऐसे रोगे तो तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे वाइफ क्या सीखेगी, राइट? तो पहला चीज़ आ जाता है कि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट कि अगर हम एक्सप्रेस भी करें, वेंट भी करें, तो कितने लोग एक्चुअली सपोर्ट करेंगे। एंड दूसरी सबसे पावरफुल चीज़, सबसे स्ट्रॉन्ग चीज़, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग भी है टाइम्स, कि विमेन, आई मीन जेंडर रोल होता है ना, कि हर एक पार्टनर, हर एक पर्सन, बीट अ मैन और वुमेन, एक तरीके के पर्सन से अट्रैक्ट होता है दूसरे जेंडर के। तो कितने परसेंटेज ऑफ वुमेन विल गेट अट्रैक्टेड टू अ मैन इफ दे सी अ वीकर साइड ऑफ हिम, if they see a vulnerable side of him or a passive side of him? Maximum women will not get attracted to that particular person. तो अगर हमने भी, लड़कियों ने भी तो ये देखा है ना कि men they are stronger, हाँ, they need to support me. अगर वही वीक है तो मुझे कौन सपोर्ट करेगा? तो समवेयर अगर मेन को दिमाग में बर्डन है कि मुझे तो स्ट्रांग भी रहना है, नहीं तो लोग मुझे पसंद ही नहीं करेंगे, ना पार्टनर पसंद करेगा, ना फैमिली एक्सेप्ट करेगी, ना फ्रेंड्स एक्सेप्ट करेंगे, फ्रेंड्स भी मजाक बना के हटा देंगे साइड से, तो मैं निकालूंगी किसी सामने। तो उनके पास ऑप्शन नहीं होता। ये थिंक दिस इज द चेंज दैट शुड कम अप फ्रॉम बोथ द जेंडर साइड, कि एज अ पार्टनर, योर पार्टनर इज अ ह्यूमन बीइंग, तो आप उसको स्पेस दो इमोशंस एक्सप्रेस करने, समझने का, विदाउट जजमेंट। सेम थिंग विद पेरेंट्स एज वेल। पर वो नहीं करेगा ना, कि मतलब वो तो उसको बचपन से उसकी कंडीशनिंग हुई है। हाँ, तो भी बचपन से वो चीजें डेवलप करने, सिक्योरिटी से, किसी भी इंसान को अगर सिक्योर स्पेस मिले ना, तो चेंज खोजना चालू हो जाता है। राइट, सिक्योरिटी मिले तो इंसान को दिखता है कि शायद यहाँ पर मुझे जज नहीं किया जाएगा। इट्स ऑल बॉयज डाउन टू सिक्योरिटी एंड जजमेंट। तो पहले तो अगर आप इनिशियल लेवल पे पेरेंट्स हो, तो गिव योर चाइल्ड द स्पेस कि वो खुद एक्सप्लोर कर सके, एक्सप्रेस कर सके विदाउट एनी जजमेंट। तो यू विल रेज अप मच इमोशनली स्टेबल किड्स, राइट? राइट, अगर बहुत लेट हो गया तो फिर भी आज से आप स्टेबिलिटी का स्पेस दो, बात करो, डिस्कस करो। इनिशियली टाइम लगेगा, बहुत टाइम लगेगा, रेजिस्टेंस मिलेगा, बहुत सारा रेजिस्टेंस मिलेगा, बट एक टाइम आएगा जहाँ पे द पर्सन विल रियलाइज कि है मेरे पास वो स्पेस, द पर्सन विल स्टार्ट टॉकिंग। तो एक नॉन जजमेंट स्पेस और एक सिक्योर स्पेस प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। सो जैसे पहले तो ये बोलते होते थे, अभी तक बोलते हैं कि एक लड़की होना बहुत डिफिकल्ट है, पर आज मुझे पता लगा बीइंग अ मेल, मतलब मेल होना भी बहुत दोनों का शेयर ऑफ स्ट्रगल्स है। पैट्रियार्कल थिंकिंग ने ना ही सिर्फ वुमेन को डिस्ट्रॉय करा है, सबसे ज्यादा मेन को डिस्ट्रॉय करा है। हम बोलते हैं ना पैट्रियार्की रहा है बहुत फीमेल ऑप्रेसिंग, बट इट हैज बीन वेरी सप्रेसिंग एंड ऑप्रेसिंग ऑफ मेल एज वेल। जो बर्डन डाल दिया गया मेल के ऊपर कि तुम्हारी ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ड्यूटीज है, तो वो बर्डन कैरी करने में आसान नहीं है। सेम वुमेन के साथ भी कि ये तुम्हारी ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, तो दोनों के लिए सप्रेसिंग रहा है, ऑप्रेसिंग रहा है। तो एज अ कलेक्टिव सोसाइटी में ये बस चेंज करना चाहिए कि हम एक इक्वल लिबरेटिंग सोसाइटी बनाएं अब से जाकर, ताकि दोनों को स्पेस मिले एक दूसरे को डिवॉल्व करने का, बनने का, ग्रो करने का। सो मुझे सिचुएशनशिप के ऊपर भी जानना है, एज इन की मतलब कोई सिचुएशनशिप में डाल देता है तो कैसे, मतलब वापस कैसे आए, मतलब एज इन की मतलब हटे कैसे सिचुएशनशिप से, कैसे अवॉइड करें ऐसी चीजों से क्लैरिटी के साथ। सिचुएशनशिप इज ऑल अबाउट कंफ्यूजन, राइट? कंफ्यूजन फ्रॉम वन साइड, क्लैरिटी फ्रॉम वन साइड। जो इंसान को जिसके फायदे मिल रहे हैं, वो इंसान को मजा आ रहा है सिचुएशनशिप में, राइट? जो इंसान बीच में फंसा हुआ है, उसको होप है कि शायद कुछ बेटर हो जाएगा, तो वो इसलिए वो फंसा हुआ है। तो बेसिकली वो दूसरा इंसान तो क्लियर ही था ना हमेशा से कि मुझे अपने फायदे को देखना है, बट वो क्लियर नहीं कर रहा दूसरा इंसान। वो क्लियर क्यों करेगा? बिकॉज उसके फायदे मिल रहे हैं। दैट इज रॉन्ग, वेरी रॉन्ग फ्रॉम द अदर साइड, बट वो क्लियर इसलिए नहीं कर रहा है बिकॉज उसको फायदे मिल रहे हैं एंड द अदर पर्सन इज कंफ्यूज्ड। तो अगर आप फंसे हुए बीच में, तो आप बात करो, आप क्लैरिटी ढूंढो, आप अपने नीड्स के बारे में बात करो कि दिस इज व्हाट आई वांट, वेयर आर वी हेडेड, वेयर इज इट एग्जैक्टली हैपनिंग। बिकॉज जो मिक्स सिग्नल्स की हम बात करते हैं ना, मिक्स सिग्नल्स सबसे ज्यादा क्लियर होते हैं। अगर वो इंसान को मिक्स सिग्नल दे रहा है, मतलब ये इससे बड़ा एब्सोल्यूट प्रूफ क्या हो सकता है कि वो इंसान मिक्स्ड सिग्नल दे रहा है, मतलब ऑन एंड ऑफ। अगर एक्चुअली कुछ चीजें चल रही होती तो ऑन होना चाहिए था, ऑफ होने की जरूरत ही नहीं पड़ती। एग्जैक्टली। अगर ऑन एंड ऑफ चल रहा है, मतलब वो सिचुएशनशिप या मिक्स्ड वाला पॉइंट ही है, तो आप बेटर बैक ऑफ।
Yeah. कम्युनिकेट, टॉक इट आउट एंड बैक ऑफ। तो आई थिंक वो जरूरी है। आपको अगर जरूरत पसंद नहीं आ रहा तो आपको पीछे हट के चीजों से डील करना बहुत जरूरी गेट दैट क्लैरिटी एंड कम्युनिकेट करो। और बिल्कुल, अगर आपको नहीं मिल रहा आंसर्स, देन बैक ऑफ, देयर इज नो पॉइंट ऑफ ड्रैगिंग इट। या नो आंसर इज आल्सो बिल्कुल, वेरी स्ट्रांग आंसर, यस। So in the end, I would like to thank you शिवम कि आपने सब कुछ क्लियर किया काइंड ऑफ रिलेशनशिप इश्यूज के बारे में। एंड आई थिंक जो व्यूअर्स इससे जूझ रहे होंगे उनको कुछ ना कुछ क्लैरिटी मिलेगी। एंड आई होप कि उनको एक क्लैरिटी मिले और वो come out of that situationship or that relationship status. So thank you viewers for watching. अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें और फेसबुक पे लाइक करें। Thank you for watching.